हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट, क्योंकि सीपीएम की चर्चा हमने कल कर ली थी। सीपीएम की जो इसका रिकैप है, पहले हम वो कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर। देन उसके बाद हम चलेंगे पार्ट की तरफ। हमने देखो सीपीएम के अंदर क्या सीखा था। सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मैकेनिज्म, मैथोलॉजी, जो भी आप कह सकते हो, मेथड कह सकते हो। ठीक है। जब हम सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम के अंदर हमारे पास एक टाइम दे रखा होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने का। और उन सारी एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम एक क्रिटिकल डायग्राम बनाने, नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। और नेटवर्क डायग्राम ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले की जाएगी और किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी फिर स्टार्ट की जाएगी। और फिर क्रिटिकल पाथ ये भी बताता है कि मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग सिनेरियो देखे थे। हमने बहुत सारे जो अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट थे, हमने वो भी देखे थे कि डायग्राम को बनाते समय बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको दिमाग में रख करके चलना है। जैसे मैंने बोला कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को क्रॉस नहीं कर सकती है। आपका हमेशा जो एरो है, जो एक्टिविटी है, वो एरो से रिप्रेजेंट होगी। एरो के इनिशियल पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर हमेशा सर्कल होगा। सर्कल को हम इवेंट नाम देते हैं। एक हेड इवेंट होता है, दूसरा टेल इवेंट होता है, एक ओपन इवेंट होता है, एक एंड इवेंट होता है। अब एक टर्मिनल इवेंट होता है, एक इनिशियल इवेंट होता है। कुछ भी नाम आप बोल सकते हो, ये आपके एज पर स्टडी मैट है जिनके हम अलग अलग बात करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, जब नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो हम नेटवर्क डायग्राम बेसिकली दो तरीके से बनाते हैं। एक एक्टिविटी बेस्ड होता है, दूसरा इवेंट बेस्ड होता है। इवेंट में नंबर्स दे रखे होते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा मुश्किल होती नहीं, डायग्राम इजीली बन जाता है। जब हम एक्टिविटी की बात करें तो कुछ क्रिटिकल्स आते हैं, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हुए आगे डायग्राम को बनाते हैं। हमने देखा कि जब हम किसी डायग्राम को बनाते हैं तो डायरेक्ट यदि एक्टिविटी हिट कर रही है तो कोई प्रॉब्लम में डायरेक्ट रूट बन जाएगा। यदि हमारे पास डायरेक्टली रूट नहीं क्रिएट हो पा रहा है, कोई एक्टिविटी डायरेक्ट हमारे पास नहीं क्रिएट कर पाए, तो हम उस केस के अंदर डमी क्रिएट करेंगे। डमी का सीधा सा प्रिंसिपल है, कम से कम कोशिश करनी है कि आपको डमी यूज करें। और आप तभी डमी यूज करोगे जब आपको कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, कोई भी वे नहीं है उस डायग्राम को पूरा करने के लिए, कोई रूट नहीं बना पा रहे हो डायरेक्टली, तो आप इनडायरेक्टली एक रूट क्रिएट करोगे जिसको डमी के थ्रू किया जाएगा। ठीक है। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम ई और एल, अर्ली स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम का वैल्यू निकालते हैं। और उसके हिसाब से अब अर्ली स्टार्ट टाइम निकालने का तरीका क्या होता है कि हम जब जाते हैं तो हम आगे वैल्यू को ऐड करते हैं। फॉरवर्ड बेसिस पर चलता है। 1 से 2 पर, 2 से 3 पर जब हम चलते हैं फॉरवर्ड बेसिस पर चलेगा। और आप क्या करोगे, ऐड करते हुए चले जाओगे उस टाइम को, जब ने कल हमने एग्जांपल के थ्रू समझा भी था। लेकिन किसी भी एक्टिविटी, किसी भी इवेंट पर पहुंचने के हमारे पास एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो उस केस के अंदर हम सारे के सारे रास्तों से क्या निकालेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे। और फिर जो हाईएस्ट वाला होगा उसको वहां पर क्या कर देंगे, हम वहां पर उसको नोट कर देंगे। ठीक है। सिमिलर पैटर्न पर आप एल की वैल्यू निकालोगे। एल की वैल्यू आप हमेशा रिवर्स निकालोगे, यानी कि एंड पॉइंट से टर्मिनल इवेंट से निकालोगे। और आप जब आओगे तो सब्सट्रैक्ट करते होगे, यानी कि बैकवर्ड करते हुए आओगे, इधर से फॉरवर्ड उधर से बैकवर्ड। यदि किसी इवेंट पर पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर मिनिमम जो ड्यूरेशन आया हम उसको सेलेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास ई और एल की वैल्यू निकलेगी और क्रिटिकल पाथ भी निकलेगा। ठीक है। और क्रिटिकल टाइम की हम बात करें तो क्रिटिकल टाइम को आप ना भी समझो तो इतना समझ लो कि जो लास्ट इवेंट की जो ड्यूरेशन आई है, ई और एल की वैल्यू आई, वही आपका क्रिटिकल क्या होगा, आपका टाइम होगा। ठीक है। आप क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे, अब जो एंड है, जो टर्मिनल इवेंट है, टर्मिनल इवेंट पर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। आप क्या करो, सारे सारे पाथ लिखोगे और सारे के सारे पाथ का ड्यूरेशन लिखो। ड्यूरेशन मतलब हर एक्टिविटी का आप ड्यूरेशन ऐड करते जाओगे। जिस पाथ का सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन आता है वही आपका क्रिटिकल पाथ है, वही आपका क्रिटिकल टाइम है। क्लियर है? कल हमने इस तरीके से समझा था। आपके लिए छोटा सा दिखा दूं तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर देखो एक बॉक्स बनाया था, और बॉक्स के अंदर हमने इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे ये पाथ बनाए थे। इन सारे पाथ हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी हम फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। बट हमने देखा कि जब हमने जिसकी ड्यूरेशन काउंट की थी तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन इस वाले पाथ की थी। तो जिसकी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन होते वही क्रिटिकल पाथ है और वही आपका क्रिटिकल क्या है, टाइम है। ठीक है। ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने फ्लोट की भी बात की थी। फ्लोट कैसे निकालते हैं, मैंने बोला अर्ली टाइम और लेटेस्ट टाइम दोनों के स्टार्ट और फिनिश दोनों पॉइंट निकालने हैं। तो अर्ली लेटेस्ट टाइम जो दे रखा है, उन दो पॉइंट तो हमने पहले निकाले थे जब डायग्राम बनाते समय क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल टाइम निकालते समय ई और एल की वैल्यू निकाली थी। ई जो था, ई डिनोट मतलब था अर्ली स्टार्ट टाइम। तो मैंने यहाँ पर अर्ली को दो पॉइंट में डिवाइड किया था, आपको याद हो तो। अर्ली में स्टार्ट भी आएगा, अर्ली में फिनिश भी आएगा। सिमिलर पैटर्न पर लेटेस्ट के अंदर आपका स्टार्ट भी आएगा, लेटेस्ट के अंदर फिनिश भी आएगा। ठीक है। तो ये वाला गिवन था,
ये वाला गिवन था अर्ली स्टार्ट टाइम, हमने ऊपर ई और एल की वैल्यू, ई की वैल्यू निकाली तो वो ये थी, एल की वैल्यू ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो दो हमें निकालना था, इसको जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ, जो हमने हमने अर्ली स्टार्ट टाइम निकाला था उसमें ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, और जब इसको निकालेंगे तो लेटेस्ट फिनिश जो टाइम निकाला था उसमें ड्यूरेशन को लेस कर देंगे। तो चार ड्यूरेशन हमारे पास निकल करके आ गई थी। पर हम टोटल फ्लोट निकालते हैं, टोटल एलएसटी माइनस ईएसटी था। फ्री फ्लोट जब हम निकालते हैं तो हमने क्या किया था, टोटल फ्लोट में से हमने स्लैक ऑफ हेड इवेंट लेस करना है। स्लैक ऑफ हेड इवेंट का मतलब होता है जो हेड इवेंट है, जो एक्टिविटी है उसका हेड जो इवेंट है, हेड इवेंट में ई और एल की जो वैल्यू उसका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट मतलब जो हमने फ्री फ्लोट निकाला, फ्री फ्लोट में से लेस करते हैं स्लैक ऑफ टेल इवेंट। टेल मतलब पिछला वाला इवेंट, पिछले वाले इवेंट में जो ई और एल की वैल्यू निकाली है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको वापस से बता दूं, जैसे ये रहा, ये आपका टेल इवेंट, ये आपका हेड इवेंट, ठीक है। यहाँ पर ई और एल की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी ई और एल की, यहाँ मान लो 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, 15 है। तो यहाँ पर जो जीरो है, हेड इवेंट सिलेक्ट जीरो है, इसका सिलेक्ट 2 है। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको ओनली फॉर डिफरेंस देखना है। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिलेक्ट ऑफ हेड इवेंट, सिलेक्ट ऑफ टेल इवेंट, ठीक है ना। जब फ्री फ्लोट निकालोगे तो टोटल फ्लोट में स्लैक ऑफ हेड इवेंट लेस करोगे तो आपका आएगा फ्री फ्लोट, और जब इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालोगे तो फ्री फ्लोट में से लेस कर दोगे स्लैक ऑफ टेल इवेंट का, ठीक है। इस तरीके से फ्लोट आपका निकल करके आएगा। तो हमने यहां तक की बात की, तो याद रखना अब इसमें क्रैशिंग का पॉइंट और बच रहा है। किसका बच रहा है मेरे बच्चे? क्रैशिंग का, जो कि बेसिकली सीएमए फाइनल के लिए रिलेवेंट माना जाता है, रिलेवेंट है भी, ठीक है। अभी हम पहले पार्ट की बात करेंगे, फिर देन उसके बाद हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन का ओवरव्यू, जो डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो हम नॉर्मली आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं वो करेंगे क्रैशिंग का। क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे? क्रैशिंग का, ठीक है। चलिए, पर्ट होता क्या है? पर्ट का मतलब है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। हम जो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको एवेल्युएट और रिव्यू करने की टेक्निक है। आगे क्या लिखा हो, बेसिकली ये जो टेक्निक आपकी डिफेंस से बिलोंग करती थी। जो पहले जब हम बात करते हैं, पुराने जमाने की जब हम बात करते हैं, तो यूएस के अंदर इसको अप्लाई किया गया था। यूएस में इसके लिए बहुत बड़ी, यूएस के लिए इसको पहले इसको डेवलप किया गया था यूएस के लिए। यूएस में खासकर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए बात करते हैं। डिफेंस सेक्टर का मतलब जैसे मान लो कोई आपका जैसे बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर है, जैसे कश्मीर वाला बॉर्डर है, तो कश्मीर हमारा सेंसिटिव एक हमारे पास पिन पॉइंट है, जो पाकिस्तान बार बार उसको कोशिश करता है उसको वापस से वहां पर पेन करने के लिए। जैसे आतंकी टेररिस्ट अटैक करवा देता है कभी कभार वहां पर, जो आपके सीज फायर्स हैं वो बार बार होते रहते हैं, बमबारी होती रहती है, टेररिस्ट आते रहते हैं, वहां पर चलती रहती है। ये हमेशा हमारे पास 12 महीने का ये हमारे पास काम है जो हम कश्मीर में चलाते हैं। अब मान लो कि कश्मीर के अंदर वॉर करनी है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आपको याद हो तो, कौन सी, सैम बहादुर की, सैम बहादुर नाम मूवी देखी। सैम बहादुर में क्या था कि जो सैम मानसो था, जो हमारा जो मानसो था, वो हमारा बेसिकली चीफ था पहले इस आर्मी का, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या किया गया था कि जब वॉर हुई थी 1972 वाली, जो बांग्लादेश हमने अलग किया गया था, उस टाइम के अंदर गवर्नमेंट बोलती कि पाकिस्तान वालों ने उस इलाके के अंदर जो बंगाली मुस्लिम है उन पर क्या कर रखा है, उन्होंने अत्याचार कर रहे हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या ये सिचुएशन आ गई थी कि इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हमें चाहते हैं कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और डेफिनेटली हमें वॉर कर देनी चाहिए। तो उस टाइम पर जो हमारा सैम बहादुर जी थे उन्होंने मना कर दिया, इस बात को देखते हुए कि अभी हम वॉर के लिए रेडी नहीं है। वॉर उस टाइम से मानसून का टाइम था। मानसून के टाइम पर आपको पता होगा कि जब हम बंगाल की बात करते हैं पानी बहुत ज्यादा आता, तो उस टाइम पर रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना और उनको उस सिचुएशन में युद्ध करना बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। सो बोला नहीं, अभी हमें टाइम लेना। तो उन्होंने सर्दियों के टाइम पर चुना था कि नहीं, पहले बारिश खत्म हो जाए, देन उसके बाद। तो उन बीच पीरियड का उन्होंने टाइम लिया था। टाइम किस लिए था? हम तैयारी कर सकें युद्ध को सक्सेस बनाने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने अपने डिप्लॉय करना, ट्रेनिंग देना, जो भी था सारी चीजें थी उन्होंने उस तरीके से वहां पर की थी। जब हम युद्ध की बात करते हैं, जब भी जैसे मान लो अचानक से, जैसे अपना चाइना के साथ हुआ था, चाइना से जो वो हमारा छोटा सा एक भिड़ंत मुठभेड़ हो गई थी उस केस के अंदर, तो उस केस में सिचुएशन तब आ जाती है जब हम उस टीम को बैकअप नहीं पहुंचा पाते। क्या बैकअप? जैसे मान लो आज कश्मीर में वॉर होती है, तो पहले से पता है कि यदि कल कश्मीर में वॉर होती है या किसी भी इलाके में वॉर होती है, तो हम रिसोर्स वहां पर कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं, ये टास्क रहता है हमारे बैकअप फील्ड का, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई चौकी है, बैकअप फील्ड पिछली वाली चौकी है, पीछे वाला हमारे पास एयरफोर्स का, हमारे पास वो है एयरफोर्स का एक हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर से या कहें तो किसी भी क्वार्टर से या किसी भी हमारे पास जो आर्मी जोन्स होते हैं वहां से हम जहां वॉर चल रहे हैं वहां बैकअप कितने टाइम में पहुंचा पाएंगे, इस बात का पहले से आकलन किया जाता है कि भाई मान लो कश्मीर में वॉर हो जाती है, अब इमीडिएटली हो जाती है, आपको मौका ही नहीं मिलता, तो वहां पर हम किस लोकेशन से
कहाँ बैकअप दे पाएंगे और किस लोकेशन जब बैकअप देंगे, कितना टाइम लगेगा उसको बैकअप देने के लिए, इस बात की इवैल्यूएशन की जाती है। और यदि हमें उसको जल्दी से जल्दी बैकअप देना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम अलग और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इस बात की जब चर्चा, इससे कैलकुलेशन होता था, इसका जब मेजरमेंट होता था, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका बेसिक समझ में आ गया। डिफेंस यानी किसी भी डिफेंस एक एग्जांपल है। डिफेंस, पहले डिफेंस के लिए टेक्निक आई थी। ठीक है, बेसिकली यूएस के अंदर आई थी, जब डिफेंस यूएस के अंदर था उस टाइम भी आई थी कि आप किसी देश में वॉर हो गए तो वहां पर किस तरीके से सहायता पहुंचा जाएगी, कितने टाइम में मिल जाएगी, क्या क्या भेज पाएंगे, क्या क्या रिसोर्सेज, सबकी कैलकुलेशन करने के लिए इस टेक्निक का बड़ा इंपॉर्टेंस माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या देर आर सो मैनी मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप रिसेंटली फॉर द प्लानिंग एंड कंट्रोल, हम प्लानिंग करने के लिए और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट इन वेरियस इंडस्ट्री, स्पेशली डिफेंस। डिफेंस में सबसे ज्यादा होती है। अब जैसे मान लो आप देखा होगा इंडिया का आत्मनिर्भर का क्या चल रहा है, एक उनका टास्क चल रहा है। हम जितने भी इक्विपमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे सारे हम मेड इन इंडिया की बात, जैसे हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, ठीक है, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा बहुत सारे हमने फाइटर जेट बनाने का काम कर रहे हैं हम, बहुत सारे मिसाइल्स हमने लोगों ने बनाई हैं। ठीक है, बहुत सारे हम व्हीकल्स बना रहे हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, वो क्या है, मेड इन इंडिया के। हम सोच रहे फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो उसके पहले से हम प्लानिंग करके बैठे कि भैया हमें ये बनाना है। जैसे मान लो हमने 2047 के अंदर इंडिया को डेवलप कंट्री में काउंट करवाना है, तो 47 के लिए अभी से सारे प्लान बन चुके हैं, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रहा है। और वो एग्जीक्यूशन जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपका 2047 तक एग्जीक्यूशन हो जाए तो आप डेवलप कंट्री की कंडीशन में पहुंच पाओगे। तो यानी इस टेक्निक का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो प्लानिंग कंट्रोल में क्या है, जैसे डिफेंस है, केमिकल है और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, एंड पार्ट इज बेस्ट नॉन ऑफ द सच टेक्निक्स, पार्ट इज टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक डिजाइन। जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि जो इंडिया की जो पार्लियामेंट था, जो कि पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट को एक मेंशन टाइम से पहले कंप्लीट किया गया था। उसको शायद 3 साल का टाइम लिया गया था, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर ही उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, बिस्ट्रा के नाम से बोलते हैं उसको, बिस्ट्रा है, बिक्ट्री बिस्ट्रा कुछ ऐसे नाम है उसका, सेंट्रल बिस्ट्रा, सॉरी सेंट्रल बिस्ट्रा है, जो कि हमारे आज की पार्लियामेंट है, जो नई पार्लियामेंट बनी है, उसको 3 साल में कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन उसको 2 साल के अंदर ही कंप्लीट कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपका जो टाइम आपने दिया है उस टाइम से पहले आपने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया है। तो ये ज्यादातर टाइम में काम आती है कि टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जा सके किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, डिजाइन है उसका, प्रोग्राम है, ये आपको पढ़ लेना। ये भी बताएगा कि passage of time and event the techniques were developed by the special project office of US Navy in 1954। 1954 के अंदर यूएस नेवी के ऑब्जेक्ट को दिमाग में रखते हुए इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इट involves the application network theory of scheduling problems in part we assume the expected time of any operation can never the determine exactly। ये exactly नहीं हो सकता, आप expected time निकाल सकते हो। मेजर फीचर ऑफ पर्ट और प्रोसीजर ऑफ और रिक्वायरमेंट फॉर पर्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल इंडिविजुअल टास्क शुड बी शोन एंड नेटवर्क इवेंट्स आर शोन बाय सर्कल्स एंड सर्कल रिप्रेजेंट इवेंट इज सब्सिडरी प्लान वो कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड एट ए गिवन टाइम। कहने मतलब वही है जो आप सीपीएम की बात करते हैं उसकी बात करते हैं, बट यहाँ पर एक सब्सिडरी ऑप्शन होता है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी होता है कि यदि ये वर्कआउट नहीं किया तो ये वर्कआउट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। यदि मान लो हम कौन सा वर्कआउट होगा हमें ये भी नहीं पता, तो हम अलग अलग एक्टिविटी का टाइम देखते हैं और अलग अलग टाइम एक्टिविटी के निकाल के फिर देखते हैं कि इसके ये कह रहा है इतने में कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला कह रहा है कि इतने में हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं ये इतने में हो जाएगा, तो हम उसको ऑन एन एवरेज निकालने की बात करते हैं। किसी एक एक्टिविटी एक किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट वैसे डायरेक्टली कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, या पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 टाइम्स वैल्यू आर यूज्ड इन फॉलो। बेसिकली मैंने बोला कि आपको अलग अलग टाइम दे रखा होगा, उस अलग अलग टाइम को आपको यूज करना है। आपके पास एक कहते हैं परफेक्टली टाइम आपके पास नहीं होगा, पर आपको यहाँ पर क्या देगा, अलग अलग व्यक्ति के एस्टिमेशन दे रखे होंगे अलग अलग। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं आर्मी वाला है, तो आर्मी वाला बोलता है कि हम इसको 5 दिन के अंदर हम 5 दिन के वॉर को खत्म कर देंगे। नेवी वाला बोलता है हमें 2 दिन का टाइम दे दो। इसके अलावा आपका एयरफोर्स बोलता है हमें 2 दिन का टाइम दो, पूरा डिस्ट्रॉयड कर देंगे, उसके बाद आर्मी काम कर लेगी। ठीक है, वो
तीनों को बैठ के प्लानिंग होती है, फिर तीनों को जो बैठ कर तीनों को टाइम को मर्ज किया जाता है, फिर एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल निकाला जाता है कि भैया ठीक है, नेवी ने बोला है कि हमें 2 दिन का टाइम चाहिए, हम इसको ब्लॉक 7 दिन का टाइम चाहिए, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। आपका एयरफोर्स बोलता है हमें 2 दिन का टाइम दो, हम पूरे एनिमी को डिस्ट्रॉयड कर देंगे। और तीसरा आर्मी बोलते हैं आप दोनों काम कंप्लीट होने में फिर आर्मी आगे बढ़ जाएगी। आर्मी बोलते हैं हमें 5 दिन का टाइम दे दो। अब देखो क्या हुआ, पहले आपके पास क्या होगा, 5 दिन का टाइम किसने लिया था, नेवी ने। नेवी क्या बोलती है आपकी, नेवी बोलती है कि हम जितने भी चीजें हैं, जितने भी इनके सप्लाई है, चेन चेन सप्लाई, जो जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को हम ब्लॉक कर देंगे। जैसे आपको याद हो तो अभी आप जो जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो यहाँ पर नेवी ने हमारे क्या कर दिया, समुद्री वे से उनकी सप्लाई चेन सिस्टम ब्लॉक कर देते जब युद्ध के टाइम पर, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद ये काम करने ब्लॉक करने के बाद 2-4 दिन होल्ड करके रखते हैं, उनकी थोड़ी हालत खस्ता होती है। फिर आता है रोल किसका, एयरफोर्स का। किसका किसका था बेटा, एयरफोर्स का। एयरफोर्स क्या करती है, फटाफट जितने भी उनके वो हैं एयरफोर्स, जो उनके एयरबेसेज हैं या उनके रूट हैं जहां से उनको उनको सहायता मिल सकती है, आर्मी की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉयड करने का काम, 2 दिन की तबाही चलती है। तो 2 दिन का टाइम इन्होंने मांगा। इन्होंने बोला कि हमें मैक्सिमम इसके बाद 7 दिन का टाइम चाहिए, 7 दिन के अंदर वॉर को खत्म कर देंगे। तीनों टाइमों को दिमाग में रखा जाएगा, तीनों टाइम को। क्या नेवी को प्रॉपर 7 दिन का 5 दिन टाइम मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले। तो हम क्या करेंगे, तो नेवी के अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे कि ये टाइम क्या बोल रहा है, 5 7 14 14 डेज का टाइम हमसे मांग रहा है कि 14 डेज के अंदर वॉर को स्टार्ट और फिनिश भी कर सकते हैं। टोटल 14 डेज का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग एक एक का कैलकुलेशन ये बोलता है, दूसरा बोलता नहीं, हम बोलते 15 दिन से कम नहीं, एक बोलता नहीं भाई 30 दिन का टाइम चाहिए। तो हमारे पास 3 टाइम निकल करके आ गए। तो इन तीनों टाइमों को हम एक ऐसा टाइम निकालना है जो कि हम परफेक्टली उसको एग्जीक्यूशन पर उस टाइम पे काम करेंगे। बोला कि नहीं ऐसा करो आप, ना इसकी बात मानो ना इसकी बात मानो ना इसकी बात मानो, ऐसा करो आप 18 डेज ले लो। क्या ले लो बेटा, 18। अब 18 डेज के हिसाब से अब आपकी प्लानिंग बनेगी कि अब 18 डेज का टाइम लिया है तो उसमें आपको कितना कितना टाइम डिनोट होगा। एक्टिविटी कौन सी है, एएफएल नेवी की है, फिर आपकी एयरफोर्स की है, फिर आपकी आर्म फोर्स की है। कि तीन को अब देखना पड़ेगा 18 दिन में कितना कितना टाइम लगेगा। इसको 5 दिन बोला, इसको एयरफोर्स के 3 दिन दे दो, बाकी का कितना बचा हमारे पास, ये हो गया 7, और 7 दिन कितना बचे, 11। 11 दिन का टाइम आर्मी को दे दो, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे 18, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम को निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने बताया था, एक 14 एक 15 है 30 है, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जो हमारे पास फोर्सेज के जो डायरेक्टरेट हैं उनके अलग अलग हमारे पास गाइडलाइंस टाइम आया है। तो उन टाइम को हमें एक टाइम बनाना है जिससे हम युद्ध पर, जिस वॉर को उसमें यूज किया जा सके। एक एग्जाम्पल बना, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है क्योंकि इंडिया में बहुत आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए। अब देखो क्या होता है, अब हम बात करें 3 तरीके का टाइम होगा। एक होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है ना, क्या होगा मेरे बच्चे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा होगा हमारा प्रीमिस्टिक टाइम। प्रीमिस्टिक मतलब नॉर्मली हम वैसे बिल्कुल नॉर्मली कि इतना तो यार ये मिनिमम टाइम तो इतना लगता ही है। ऑप्टिमिस्टिक में मैक्सिमम टाइम की रेंज चले भाई, ये मैक्सिमम है। और मोस्ट लाइकली का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम पर ये इवेंट का जब जब युद्ध हुआ है, जब जब वो युद्ध हुआ है, ये टाइम की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हुई है। इस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इससे ऊपर जाना नहीं है, ये मिनिमम, इससे नीचे उतरना नहीं है। तो आप क्या करोगे, तीनों टाइम का आप एवरेज निकालो। क्या निकालो बेटा, एवरेज। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा गया कि आप पास 3 तरीके के टाइम तरीके होंगे, और 3 तरीके के टाइम से आपको क्या निकालना, पहले आउट टाइम आउट ऑफ सेवरल एस्टिमेट्स आपको टाइम निकालना। क्या होगा बेटा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस फोर मोस्ट लाइकली टाइम और प्लस प्रीमिस्टिक टाइम, इनका एवरेज निकालना है 6। सर एवरेज तो सिंपल होता, 3 टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक है, प्रीमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है, डिवाइड बाय 3। एवरेज तो ऐसे निकलता नहीं बेटा, ये वेटेड एवरेज है। क्या है मेरे बच्चे, वेटेड एवरेज। क्योंकि यहां पर आपका जब भी टेक्निक डेवलप की गई थी वहां पर बोलता है कि ये जो मोस्ट लाइकली है ना, इसके होने की, ऐसा होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका वेट जो था 4 टाइम दिया था। कितना दिया था मेरे बच्चे, 4 टाइम दिया था। बोला ये ऑप्टिमिस्टिक है, नॉर्मल होता तो इसका 1 टाइम दिया था हमने, और यहाँ पर इसका बेट हमने 1 टाइम दिया था। तो बेट बताओ कितना आ रहा है, 1 4 1 कितना, 6। तो बेट 6, यहाँ मल्टीप्लाई 4 टाइम था, 4 टाइम का मल्टीप्लाई क्या था, यहाँ पर बनता 1 का मल्टीप्लाई क्या था, यहाँ पर भी बनता तो यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई किया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये बेटेड है, तो मैं कहूँ तो ऑप्टिमिस्टिक का बेट 1 था, मोस्ट लाइकली का बेट 4 था, और प्रीमिस्टिक टाइम का बेट 1 था, तो बेट हो गया 6। तो बेटेड जब एवरेज निकालेंगे तो आपको बनेगा ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 मोस्ट लाइकली टाइम प्लस आपका प्रीमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6। ये आपका क्या है मेरे बच्चे, आपका है ये
एवरेज टाइम। क्लियर है? तो अब दिमाग में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम जब बात करें जैसे वेटेड टाइम की बात करें, एवरेज टाइम की बात करें, तो एवरेज आपको दो प्रकार से निकलता है, सिंपल और वेटेड। यहाँ पर वेट है, वेट तभी आता है जब सारे सारे घटनाओं की होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, क्या occurrence होने की अलग अलग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तब तब ये काम आता है। ठीक है? तो ये हो गया। अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस मतलब सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज करना है जब वेरिएंस की हम बात करते हैं। वेरिएंस की बात क्या करें बताओ? प्री मिस्टेक टाइम, प्री मिस्टेक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 और कर दो अंडर रूट, ये वेरिएंस आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो वो बाद में करेंगे हम, ठीक है? ठीक है? और एक लास्ट में ले लो आप चाहो तो, चलो वो लास्ट में लिखा देंगे आप ना। ये दो फॉर्मूले आपको यूज करना है, ठीक है? तो मैं चलो अब आगे थ्योरी आप पढ़ लेना, डिफरेंस दे रखे हैं, पर्ट सीपी में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको दे रखे हैं। ठीक है? आप पढ़ सकते हो, आराम, कोई प्रॉब्लम नीचे दे रखा है। आओ सीधे क्वेश्चन तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है? बेसिकली पर टेक्निक तब लगती है जब हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम नहीं दे रखा होता है। सीपीएम के अंदर हमने देखा था हमारे पास ड्यूरेशन दे रखी थी, वो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन था। क्या बेटा? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन था। जब हमारे पास एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन दे रखा होता है तो हम सीधा सीपीएम से स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम नहीं दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं? पर्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं कहूं तो पर्ट के बाद सीपीएम आता है, सीपीएम के बाद पर्ट नहीं आता है। पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकलता है, फिर आपका क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल टाइम निकलता है ना, जो हमने देखा ऊपर के डायग्राम के अंदर। जैसे हम बात करें तो ये जो ड्यूरेशन है ये वाला ना, ये वाला आपकी पर्ट के थ्रू निकलता है। ठीक है? हम इवेल्युएट कर रहे हैं एवरेज टाइम, जो ये निकला 15 है, ये है, ये सारा सब पर्ट के थ्रू निकलता है। कैसे निकलेगा हम इसी की बात कर रहे हैं। आ जाओ पर्ट के अंदर। चलिए, फॉर द गिवन डेटा फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, द प्रोजेक्ट एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है ना? आपको वेरिएंस बताना। वेरिएंस का मतलब होता है कि आप जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे तो उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है। ठीक है? कितने, जैसे मान लो कि ये आपका टाइम जो डेज में दे रखा है, डेज में दे रखा है, और मान लो एक्सपेक्टेड जो आपके पास टाइम आता है, जो जिसको क्रिटिकल टाइम बोलते हो, मान लो वो आता है आपके पास डेज में है, तो मान लीजिए हमारे पास 20 डेज आता है। ठीक है? और जो डेविएशन है वो आ रहा, मान लो कि 1.4 डेज का। इसका मतलब ये है, ये 1.4 पहले और 1.1 बाद में भी हो सकता है। डेविएशन मतलब क्या होता है? जो हम काम करने वाले हैं उस काम में कितना वेरिएंस आने वाला है, कितना उसमें चेंजेज आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजेज जो होती है उसी को बोलते हैं क्या? वेरिएंस। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, आजा फटाफट से। पर्ट। ठीक है? तुम पर्ट में बताओ क्या करेंगे? फॉलोइंग कैलकुलेशन नहीं, स्टेप्स फॉलो फॉर पार्ट। क्या क्या यूज करने वाले बेटे? पहला, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी का क्या निकालना मेरे बच्चे? एक्सपेक्टेड टाइम। और जब एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे तो तीन तरीके का आप ड्यूरेशन देखोगे। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, प्लस प्री मिस्टिक टाइम। वेटेड एवरेज 6 का। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी, ईच एक्टिविटी।
ईच एक्टिविटी, वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी कैसे निकलेगा? प्लस, सॉरी सॉरी, ऑप्टिमिस्ट टाइम 6, इसका कर दो अंडर रूट, या इसको ऐसे ना करो तो इसको ऐसा करो, और फिर निकालो क्या? कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल टाइम विद क्रिटिकल पाथ। मैं कहूं तो यहां पर आपका सीपीएम आ गया, ठीक है, ये सीपीएम आ गया, दे दो यहां पर एज पर सीपीएम टेक्निक। इसके बाद निकालोगे स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो यहां पर क्या लोगे? सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ और अंडर रूट। मेरी बात समझ में आ रही है? जो जो क्रिटिकल पाथ है, उस क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटी है, उस पर जो आपने वेरिएंस निकाला होगा, वेरिएंस कैसे निकाला था आपने? स्टेप नंबर 2 से, उनका आपको टोटल लेना है, और उस टोटल का आपको क्या कर देना है? ठीक है, चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। चलिए, तो सबसे पहले बताओ क्या निकालना हमें? सबसे पहले निकालना है हमें क्या? ऑप्टी क्या, एक्सपेक्टेड टाइम। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करना तो चाहूंगा, लेकिन करना नहीं चाहता। चलो ठीक है, देखते क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ आ जाएगा ये। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास आ गया। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब देखो करना क्या है आपको, आपको इसी चीज को आगे बढ़ाना है। एज इट इज फॉर्मेट रखना है आपको। क्या चाहता है मेरे से? चलो हटाओ इसको। आपको क्या करना बताओ? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकाल रहे बताओ? एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस। ठीक है, मैं एक ही में कर दूंगा। तो मैं यहां से 2 कॉलम बना करके चलूंगा। एक में आएगा एक्सपेक्टेड टाइम, एक में आएगा वेरिएंस। ठीक है, एक में क्या है बेटा? वेरिएंस। ये कैसे निकलेगा? इसकी कैलकुलेशन मैं नीचे दे रहा हूं।
एक्सपेक्टेड टाइम। बताओ कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम फॉर मोस्ट लाइकली टाइम प्लस प्रीमिस्टिक टाइम, और डिवाइड हो जाएगा 6। ये चीज इससे निकालना है तो फटाफट से निकालोगे। ये रहा फर्स्ट मोस्ट लाइकली, तो मल्टीप्लाई 4 होगा, तीनों का प्लस होगा, डिवाइड बाय 6 का होगा। ठीक है, एक ही करूंगा उसमें। 9 × 4 प्लस 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 6। हाँ सही है, 9। ठीक है, क्वेश्चन आपको एज इट इज उतारना है, नोट करना है। देन उसके बाद आपको एक ही चीज का अलग अलग निकालना है ना, 2 कॉलम और बढ़ाने इसमें। चलिए अब देखो। ठीक है, 9 आ गया अपने पास। अब सेम निकालना, 7 × 4 प्लस है 8 प्लस है 4 डिवाइड बाई 6, 6.67। एक बार चेक करते चलते साथ साथ, 6.67। इसने 7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप राउंड ऑफ में ले कैसे लेना। अब ये हैंग क्यों हो रहा है यार? ठीक है, चलो यहां देखो 7 हो गया ये। 17 × 4 प्लस 14 प्लस 20 डिवाइड बाई 6, 17। 10, 40, 47 प्लस 13 डिवाइड बाई 6, 10। ठीक है, ऐसे आप इसको नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। मैं जो एडिटिव उतार रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, निकल करके आ जाएगा 5.33। इसके अलावा है 18.33, 13.67, 15, 10.83, 20.33। ठीक है, ये निकल के आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो बताओ, नीचे लिख लो। वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी, प्रीमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, एंटर रूट ले लो। मैं 2 3 निकालना सिखा रहा हूं आपको, मैं आगे खुद कर लेना। तो क्या हुआ, प्रीमिस्टिक 12 है, ऑप्टिमिस्टिक 6 है, तो डिफरेंस आएगा 6। 6 है, डिवाइड कर दो 6, और 6 का ले लो √1। सेम यहां पर 8 - 4 4 आ गया, 4 डिवाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 0.66666। एक सेकंड रुको, 0.44 है ना, 0.44। कैसे निकाला याद है, 4 डिवाइड बाई 6, इसका कर दो मल्टीप्लाई 0.6666, वही आ जाएगा सेम। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.44 के साथ। 20 - 14 है 6, 6/6 1, 1 का √1। 13 है, 13 - 7 कितने के, 13 - 7 डिवाइड बाई 6, 1 है, ये यहाँ पर ही बन ही आएगा, क्योंकि 1 का कुछ भी करो तो बराबर आएगा। 1 - 6 6, यहाँ पर भी बनाएगा। इसके अलावा है 13 25, 25 - 13 डिवाइड 6, 2 आ रहा है भैया, 2/2 4 आ रहा है, 8 है। 4 आना चाहिए ना, हाँ 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, सेम आप आगे देख लो, 1 1 1 1.25 1.78, ये निकल करके आ गया हमारे पास। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? अब आप इससे नेटवर्क डायग्राम बना लोगे। मैं नेटवर्क डायग्राम बेसिकली यहाँ सामने बनाऊंगा ना, इसके सामने बनाऊंगा। ठीक है, एक्टिविटी इससे पहले भी है यार, ओ माय गॉड, इससे पहले भी है क्या? हमारे बच्चे इससे पहले भी है ना,
उसका 9 आ रहा था, तो ये कम कैसे पड़ गया भाई है? 1 से 2। 1 से 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है। तो देखो, 1 से 2। 1 से 2। 1 है, 1 से 2। 2 से 5 भी है। 1 से 2। 1 से 5। 2 से 3। 2 से 3। 2 से 4 भी है। 2 से 4 भी है। 2 से 5 भी है। 2 से 5 भी है। 3 से 7 है। नहीं, कोई इसको छोटा नहीं कर सकता ना मेरे बच्चे। इधर देख लेता ना मैं। 2 से 5 भी है ना। 2 से 5 भी है। 2 से 5। 3 से 7 है, ले लिया। 4 से 6 है। 4 से 7 भी है। 3 से क्या था ये? अच्छा। 4 से क्या है? 7 भी है। 5 से 6 भी है। और 6 से 7 भी है। ठीक है बच्चे, ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं इसकी ड्यूरेशन लिख देता हूं। ड्यूरेशन आपको पता है, इसकी है 9, ये ड्यूरेशन है। 1 से 2 है 9। इधर से देख लू क्या मैं? हाँ, इधर देख लू। 9। फिर 6.7 है 1 से 5 का। इसके अलावा है 2 से 3 का 17। 2 से 3 17। 2 से 4 10। 2 से 4 10। 2 से 5 5.13। 2 से 5 5.33। इसके अलावा है 3 से 7 18। 3 से 7 18.33। 4 से 6 13.67। 4 से 6 13.67। इसके अलावा है 4 से 7 15। 4 से 7 15। इसके अलावा है 5 से 6 10.83। 5 से 6 10.83। 6 से 7 20.33। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये रह गया, ये है ना, हाँ ठीक है। हो गया, ये हो गया, सबका हो गया। इसी से निकालोगे ई और एल की वैल्यू निकालोगे। फिर क्रिटिकल टाइम निकालोगे, क्रिटिकल पाथ निकालोगे। मेरी बात क्लियर है? ये डायग्राम कंप्लीट आपका। आराम से आप ऐड करते जाना। ठीक है, आप ई और एल की वैल्यू भी निकालोगे, आगे फिर चलोगे। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा नीचे से देख लेता हूं कि जो क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा है। क्रिटिकल पाथ कौन सा है? क्रिटिकल जो पाथ है आपका वो है 1 2 6। 1 2 4 6 7। 1 2 छोटा कर लो इसको मैं। 1 2 4 6 7। 6 और 7, ये मेरे पास क्रिटिकल पाथ है। एज पर आंसर मैं कहूं तो मैं आपके हिसाब से भी ना, क्रिटिकल पाथ कौन सा मेरे बच्चे? ये रहा। 1 से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7।
और इसका जो क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल टाइम कितना दे रखा है इसका, जब हम क्रिटिकल टाइम निकालेंगे इसका, तो क्रिटिकल टाइम आया है आपके पास कितना, निकाल लो इसका आराम से, कितना आएगा 20.8, ना 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 ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। चलो वो देख लेना आप लोग ना, आप देख लेना, थोड़ा मैं टाइम लग जाएगा, नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं टाइम देना नहीं चाहता था। क्रिटिकल टाइम जो भी आया हो, बेसिकली क्रिटिकल टाइम निकालना तो आराम से आप ड्यूरेशन इसका निकाल लेना ई और एल की वैल्यू से। अब हम बात करते किसका बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ का निकालना है, क्रिटिकल पाथ का निकालना है आपको। अब देखो क्रिटिकल जो पाथ है आपका, उस क्रिटिकल पाथ के अंदर जहां जहां पर वेरिएशन आया है, वो देखो 1 से 2 पर क्या वेरिएशन बेटा बताओ, 1 से 2 पर क्या था, ये रहा एक, या मैं सर्कल ले लूं, एक तो ये रहा 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 का ये रहा, ठीक है, 2 से 4 हो गया, और 4 से 6, 4 से 6 ये रहा, और 6 से 7 ये रहा, 6 से 7 ये, तो 1 1 1 3, ये हो गया मेरे पास कितना, 1+1+1+1.78, टोटल कितना आ रहा है बेटा, 1 2 3 4.78, क्लियर है, यही आ रहा होगा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तीन ही कैसे आ रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 7, 1 1 3, ये गलत कैसे है, इससे बेटा मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है ना, ये मिस्टेक है इसका ना, चेक कर लेना आप लोग, मिस्टेक है चेक कर लेना ना, इसमें आएगा 4.78, 4.78, ठीक है ना, 4.78, तो ये आपके पास आ गया है 4.78, और इसका ले लो अंडर रूट 4.78 का निकाल लो, 4.78 का 2.18, जो भी डे में है किसमें, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी इसकी, आप इसको चेक कर लेना ना, क्रिटिकल पाथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, हाँ यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, इस तरीके से आपकी पर्ट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको किसी प्रकार का सवाल होगा माइंड में, पर्ट को लेकर के, पर्ट को लेकर के किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पर्ट में सिंपल सा है, आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम आपको बेट के आधार पर निकालना है, या तो फॉर्मूला रट लो, या फिर समझ लो कि बेट है, बेट यानी मोस्ट लाइकली का 4 टाइम्स दिया है, बाकी का 1 टाइम दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालते हैं वेरिएंस, वेरिएंस मतलब एक्टिविटी का निकालते हैं, जो एक्टिविटी हमारे पास दे रखी है हम उन एक्टिविटी का वेरिएंस निकालेंगे, और वेरिएंस निकालने के बाद फिर हम करेंगे क्या बेटा, उसके बाद निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा क्रिटिकल पाथ का निकलेगा, क्रिटिकल पाथ जानने के लिए आपको पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा, ई और एल की वैल्यू से आपको क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा, और क्रिटिकल पाथ के बाद आएगा क्रिटिकल टाइम, ठीक है। तो जो क्रिटिकल जो भी क्रिटिकल पाथ आएगा, उस क्रिटिकल पाथ पर जो जो एक्टिविटी हुई है उन सारी सारी एक्टिविटी का वेरिएंस लेना है, और उनको टोटल करके उसका अंडर रूट डाल देना, यानी कि उसका आपको होल स्क्वायर ले लेना, ठीक है ना। तो आपका जो भी निकल के आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैसे भी आप फॉर्मूला जानते हो, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट, हाँ इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है 12th क्लास के अंदर, और स्टैटिक्स होती है आपके वहाँ, और मैथमेटिक्स भी आती है आपकी फाउंडेशन के अंदर ना, हाँ उसका सबका ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज है जो हम यही आज के सेशन यही खत्म करते हैं। बाकी क्रैशिंग का एक बार समझ लो मोटा मोटा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। क्रैशिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। क्रैशिंग में आपके पास जब आप किसी भी एक्टिविटी को क्रैश करो, क्रैश हमेशा आपका क्या होगा मेरे बच्चे, क्रैश हमेशा आपका क्रिटिकल पाथ ही होगा। एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, और एक
क्रैशिंग तब तक बनाए रखनी है जब तक सारे के सारे पाथ आपके क्रिटिकल ना हो जाए, क्योंकि क्रिटिकल पाथ होते ही अब आप एक्टिविटी को काट नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर पाओ। कैसे सर, कैसे बात कर रहे हो? बोला हाँ, जैसे देखिए समझिए मेरी बात को। क्रिटिकल पाथ में क्या होता है कि जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है वो आपका मैक्सिमम टाइम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम टाइम। कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी भी एक्टिविटी है, जैसे मान लो हमारे पास एक एक्टिविटी है ए, ठीक है ना, एक एक्टिविटी है बी, ठीक है। यहां से 5 दिन लगते हैं, यहां से 7 दिन लगते हैं, ठीक है ना, ये वो बी। अब मान लो यहाँ सी है, ये सी एक्टिविटी है, और यहां से भी जा रही है सी, ठीक है। यहां से मान लो लगते 2 दिन, यहां से लगते 4 दिन। तो आप जब यहां पर ई और एल की वैल्यू निकालोगे, तो मान लेते हैं ये आपका प्रोजेक्ट है, तो आप यहां जब लोगे तो यहाँ 7 4 11, 11 यहां से पहुंचे 11 दिन लग रहे हैं, 5 और 2 7, तो 11 लिखोगे। मान लो यहां पर भी 11 आ रहा है, तो अब क्या होगा कि इसमें कम नहीं, इसको कम कर सकते हो आप। ये आपका मतलब इस रूट से आया है ना, ये इस रूट से आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी का टाइम कम किया जा सकता है। अब देखो, इस एक्टिविटी को 4 दिन में करना है, ठीक है ना, इस एक्टिविटी को 2 दिन में। यदि इस एक्टिविटी को मैं 1 दिन और 2 दिन डिलीट कर सकता हूं, कितने दिन कर सकता हूं? 2 दिन डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि यदि ये भी 2 दिन हो जाए, ये भी 2 दिन हो जाए, तो मैं अब देखो क्या टाइम बनने वाला है। यहां से भी कितना हो गया 7, यहां से 7 और 2 कितना 9, अभी भी 9, तो अभी भी 9 ही आएगा। सिमिलर में इसको भी 2 दिन डिलीट कर सकता हूं, कितना 2 दिन, यदि इसको मैं 5 कर दूं, अब देखो 5 और 2 7, ये 5 रह गया, ये 2, 5 और 2 7, और 5 और 2 7, अब ये 7 7 दोनों बराबर, यहां से लो तो भी 7 आ रहा है, यहां से लो भी तो भी 7, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे? यहाँ की रिसोर्स को यहाँ यूज करें, क्योंकि ये काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ये 7 दिन में खत्म होगा, तो इसकी लेबर अभी भी 2 दिन बैठी होगी, तो इस लेबर को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो इस टाइम को 2 दिन कम किया जा सकता है। बट याद रखना, जब भी आप क्रैश करोगे तो क्रैशिंग कॉस्ट की आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। इस प्रोसेस पर आपकी क्या लगेगी बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दिमाग में रख करके चलना है। तो सबसे पहले 2 चीज निकालनी है आपको। क्या निकालना बेटा? एक निकालना क्रिटिकल टाइम, सॉरी, आपको निकालना क्या? स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टाइम और स्लोप ऑफ कॉस्ट। मतलब नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है और क्रैश टाइम कितना है, डिफरेंस निकालोगे। यहां पर नॉर्मल कॉस्ट कितनी है और क्रैश कॉस्ट कितनी है, निकालोगे। दोनों डिफरेंस निकालोगे, ठीक है ना, और फिर डिफरेंस पर डे आप निकालो कॉस्ट। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल तरफ हम चलते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास होगा शायद, मैं वहीं से समझाऊं, ज्यादा बढ़िया होगा। और हर बार एक नया डायग्राम बनेगा उसमें ना। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका क्रिटिकल पाथ हमेशा चेंज हो रहा हो, क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल टाइम दोनों चेंज हो रहे होंगे। देखो ये दे रखा हूं बस, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। यहाँ नॉर्मल टाइम दे रखा है, नॉर्मल कॉस्ट दे रखी है, क्रैश टाइम दे रखा है, क्रैश। तो पहले निकालोगे स्लोप ऑफ टाइम, फिर कॉस्ट का निकालोगे, ठीक है। तो डिफ 4 है नॉर्मल, क्रैश करने के बाद 4 दिन, तो 2 दिन इसको क्रैश किया जा सकता है ना। 6 दिन लगते हैं नॉर्मल, क्रैश करें हम उसको कम से कम कर सकते हैं 4 तक, 2 दिन हम कम कर सकते हैं। सिमिलर यहां पर भी होगा, बट ये सारा काम ना क्रिटिकल पाथ पे करते हैं। किस पे करते हैं बेटा? क्रिटिकल पाथ वाले प्लान करते हैं। यहां देखो, यहाँ क्रिटिकल पाथ क्या रहा है, पहला देख लेते हैं ना आपके लिए। क्रिटिकल पाथ आ रहा है आपका 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7 ना, 1 से 2, 2 से 4, 1 2 6 7 ना, 6 7, ये रहा। तो मैं ऐसे कह दूं, ये 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 इसी पर लगेगा, बाकी चीज हटा दूंगा मैं ऐसे। बाकी चीज नेटवर्क डायग्राम बनाने के काम आएगी। और जब नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो याद रखना टाइम ये रखोगे, टाइम ये वाला लोगे, नेटवर्क डायग्राम बनाने टाइम ये लोगे, नॉर्मल टाइम लोगे हमेशा, हमेशा। ये वाला टाइम तो क्रैशिंग के लिए दे रखा है। अब देखो ये वाला है, तो मैं जब निकालूंगा यहाँ पर, तो स्लोप निकाल लूं, तो पहला स्लोप निकलेगा 2 डेज का। सेम यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर भी 2 दिन का निकलेगा, यहाँ पर 4 दिन का निकलेगा, यहाँ पर आपका 1 दिन का निकलेगा, ठीक है। तो मैं इसी को ध्यान रखूंगा। कॉस्ट निकालो सेम, 1000 4 400, या कितना 500 1500 1000, 3800 कितना आ रहा है 2200,
यहाँ कितना आ रहा है बताओ, 450, 350। ये है, ये टाइम डे में है, तो आप कॉस्ट निकालोगे पर डे की। कॉस्ट क्या निकालो बेटा, पर डे की। यार पेन भी नहीं चलेगा, निकल रहा है, चल तो रहा है, ये मिट जाएगा ना यहाँ से। चलो मैं कॉस्ट निकालूं पर डे की, पर डे। कॉस्ट निकलेगी पर डे की, नोट नहीं कर रहा है, पर डे की। तो देखो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7। मैं निकाल लेता हूँ कॉस्ट पर डे, है ना, कॉस्ट पर डे, पर डे। ये 2 दिन का है तो 400, 400 डिवाइड बाई 2, 200 पर डे। एक दिन क्रैश की जो कॉस्ट है 200 आएगी। टोटल जो क्रैशिंग कॉस्ट है वो 400 रुपए आ रही है। लेकिन 2 दिन क्रैश करने पर, 2 दिन का टाइम अमाउंट कितना लगने वाला, 400। एक दिन कितना आ गया, 200। सिमिलर यहां पर 500 है, यहां पर कितना है, 2200। 2200 डिवाइड बाई 4, 550। यहाँ कितना है, 350। आपके फंडामेंटल बोलते कि जो क्रैश करोगे, सबसे पहले किसको रिड्यूस करो, जिसकी सबसे कम कॉस्ट आ रही है, इसको। तो क्रैश कर दोगे फॉर 1 डे, किसको बेटा, एक्टिविटी 1 से 2। यार एक एक दिन ही क्रैश करोगे, एक एक दिन क्रैश करोगे, एक साथ दो मत कर देना, ठीक है ना, एक ही दिन ही क्रैश करोगे। बाकी ऐसे कभी देखा नहीं गया कि एक बार दो कर दिया गया हो, बाकी एक ही करता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, पहले क्या निकालू, इधर आ जाता हूँ ना, इधर आ जाता हूँ मैं। क्रैशिंग के लिए क्या करो बेटा, पहले क्रैशिंग बेसिकली सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। चलिए पहले क्या करो बताओ बेटा, स्लोप ऑफ टाइम, स्लोप ऑफ कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट पर डे, ठीक है। मैं लिख लेता हूं कितना कितना आ रहा है उसका। ये आ रहा 2241, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, ये एक्टिविटी लिख लेता हूँ। कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे, कॉस्ट आ रही है 400, 1000, 2200। 400, 1000, 2200 और 350। पर डे कितनी आ जाएगी, 200, 500, 1100 ना सब, ये 1100 है। 1000 था ये, 500 आएगा बेटा, 500 ही है, 500 ही है। 1000 है, ये 500, 500 यहाँ आएगी कितनी, 550, और यहाँ आएगी 350, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, इसको करने के बाद आपने नेटवर्क डायग्राम बनाया होगा, क्रिटिकल पाथ भी होगा। अब क्या करना है, मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करूंगा, बान आदि होगा, कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट नॉर्मल कॉस्ट एट प्रेजेंट क्रिटिकल पाथ। हमेशा याद रखना, सबसे पहले यही होगा, बिल्कुल बेस वाला है, ये पहला वाला है, ठीक है। ए, देखो कितना आएगा, नॉर्मल कॉस्ट आपकी ये आने वाली है, कितनी आ रही बेटा बताओ, 600 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 4.5, 1200, 1200, 500, 450 प्लस 900, 800 प्लस 400 और 450, ये 4700 की ये आएगी। ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है बेटा, नॉर्मल कॉस्ट, ये लगेगी, हमेशा लगेगी ये लगेगी लगेगी नॉर्मल कॉस्ट कितनी है, 4700 की, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट और लगेगी, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट,
आपका क्रिटिकल टाइम कितना है उस पर डिपेंड करेगा। क्रिटिकल टाइम लगेगी पहले केस में कितना है बेटा, 22 दिन। 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 100 पर डे के हिसाब से, तो 2200 कॉस्ट और लगेगी। इसके अलावा कुछ और भी बोल रहा है कि कॉस्ट के लिए, और नहीं बोल रहा है, बस यही है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल प्रेजेंट सिनेरियो की कॉस्ट है, प्लस 2200, 6900 का। ठीक है, अब मैं छोटा छोटा एक ही ऑप्शन दे रहा हूं, okay? दो ऑप्शन ले रहा हूं। पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ एक्टिविटी 1 2 crashed फॉर 1 डे। क्योंकि पहले किस एक्टिविटी को क्रैश करोगे, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है आप उस एक्टिविटी को पहले क्रैश करोगे। ठीक है, तो बताओ क्या होगी, इसमें कैसे निकलेगी, नॉर्मल कॉस्ट तो है ही है, कितनी, 4700, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी। आपने जब एक्टिविटी क्रैश की है 1 से 2 एक्टिव 1 डे के लिए, तो आपका जो का टाइम है वो 1 दिन का कम हो गया होगा। आपको निकालना है, मैं तो बता रहा हूं मेरे हिसाब से ना, मैं तो आपको मेरे हिसाब बता रहा हूं। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, उसको निकालना पड़ेगा। देखो आ जाओ, क्या लिखा हुआ देखो, पहला पॉइंट देखो, हमने क्या किया, 1 से 2 एक्टिविटी को क्रैश किया है। एक्टिविटी लाइंग ऑन द एक्टिव पाथ 1 2 लोएस्ट कॉस्ट स्लोप, देयरफॉर वी शैल फर्स्ट क्रैश दिस एक्टिविटी बाय जस्ट 1 डे। जब हम करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो 21 दिन हो जाएगा। याद रखना, क्रैश करने का जो ड्यूरेशन है ना आपका 1 से 2 एक्टिविटी, यहां देखो 1 से 2 एक्टिविटी का ये रहा, ये 6 दिन ना रहेगा, कितना रहेगा, 5 दिन। और यहां जो डिफरेंस है वो कितना रह जाएगा बताओ आपका, जो डिफरेंस निकाला था आपने यहाँ पर डे का, कितना आ गया, जो डे का डिफरेंस था, जो एक मिनट ये वाला रह जाएगा 1 डे। अभी 1 डे और क्रैश किया जा सकता है, बट हमने पहले 1 डे किया है इसको, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपका यहां से 1 दिन कम हो जाएगा, जब डायग्राम बनाओगे तो वहां 6 की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने इस टाइम को कम कर दिया एक तक। अब आ जाओ, ये तो टाइम का मेजरमेंट आपको सिखा दिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट 21 डेज लग गए, 100 लगेगा, तो 2100, एक चीज एक कॉस्ट और आएगी, क्रैशिंग कॉस्ट और आएगी। आपने 1 डे के लिए क्रैश किया है, कितना बेटा, 1 डे, 1 डे किया है, और 1 दिन की जो कॉस्ट थी उस एक्टिविटी की वो थी 200, 1 दिन की, तो 200 और लग गया। कॉस्ट बढ़ेगी, ड्यूरेशन कम होगी, याद रखना। आप तो सर पर मतलब ही क्या निकला, बोलो बेटा काम टाइम से पहले हो रहा है या काम टाइम पर हो रहा है, वो चीज तो देखो ना आप लोग। टाइम किसी काम को करने से पहले कुछ और काम करोगे आप। 200 का कितना हो गया बताओ, 4700 प्लस 2100 प्लस 200, कितना आ गया, 7000 कॉस्ट। ठीक है, फिर मैं आ गया सी की तरफ, सी आ जाओ, सी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ एक्टिविटी, मैं दूसरी ले रहा हूं, आपके एग्जांपल के लिए ना दूसरी ले रहा हूं, कौन सी बताओ। आपको इसके बाद कॉस्ट आ रही कम, सॉरी इसके बाद कॉस्ट किसकी कम आ रही, इसकी 6 to 7 क्रैश्ड एक्टिविटी, 6 7 क्रैश्ड फॉर 1 डे, क्रैश फॉर 1 डे, एक दिन क्रैश करेंगे तो क्या होगा, आ जाओ, नॉर्मल कॉस्ट 4700 की, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, देखना पड़ेगा मेरे बच्चे उसमें डायग्राम ना, आप डायग्राम बनाओगे इसके बाद, ऐसे मत ले लेना। इनडायरेक्ट हम देखते हैं कौन सी एक्टिविटी क्रैश की इसने, 2 क्रिटिकल पाथ आगे देखो, अब 2 क्रिटिकल पाथ बन गए ना, तब तक चलना है और सारे क्रिटिकल पाथ हो जाए उस लेवल तक चलना है। अब जो यहाँ क्या कर रहा है, बोला क्रैश 6 7 1 डे, 6 7 1 डे किया, फिर 4 6 किया, फिर 1 2 किया है, 2 4 को किया है, फिर 3 4 को किया है, 2 डेज के लिए किया, देखो पहले इसको फिर इसको, 1 2 डेज ईच, 2 दिन इसको 2 दिन इसको, इसने किया, कॉस्ट इसकी इतनी आ गई। ये बढ़ाता हो जा रहा है ना वो चीज, मैं अभी अब एग्जाम बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट एक दिन घट गया होगा, तो 20 × 100, 2000 प्लस
क्रैशिंग कॉस्ट, याद रखना ये आगे का पाथ है। तो प्रीवियसली क्रैश कितना कर चुके बेटा, 200 का कॉस्ट पहले लग चुका प्लस करंट, करंट कितना है 1 × 350, याद रखना दोनों टोटल आएगा 350, सॉरी टोटल कर लो कितना आ रहा है, टोटल कर लिया 4700 प्लस 2000 प्लस 550 का 7250 का। ये चलता रहेगा मेरे बच्चे, और तब तक चलता रहेगा जब आपका ये चलता है, जब तक पूरा डायग्राम क्या ना हो जाए आपका पूरा की पूरा 100% क्रिटिकल ना बन जाए, हर जगह बराबर बराबर आ रहा है, ये जो डायग्राम है हर जगह बराबर बराबर आ रहा है, ये तब तक चलाना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये क्रैशिंग का भी मैं हर बार यही चीज, ये 3 एक्टिविटी मैंने क्यों ली है, क्योंकि मैं आपको इस वाले एग्जांपल में ये समझाना चाहता था कि जब क्रैशिंग कॉस्ट लोगे तो आप पहले प्रीवियस जितनी भी कॉस्ट लगी वो भी लोगे और अभी जो आया वो भी लोगे। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो सिंपल है, नंबर ऑफ डे जितना क्रिटिकल पाथ का आ रहा है, आप जो आपकी कॉस्ट लग रही है पर डे की वो लगानी है, ये फिक्स रहने वाली है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये बेस्ड है ऑन क्रिटिकल टाइम। ठीक है, ये बेस्ड किस पर बेटा, क्रैश डे। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके से आपको देखनी पड़ेंगी, अलग अलग चीज आपको देखनी पड़ेंगे। क्लियर है? ये चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक आपका डायग्राम जो बनाया आपने पूरा प्रॉपर तरीके से हर जगह ई और एल की वैल्यू, ई और एल की वैल्यू इक्वल ना आ जाए, ये तब तक चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये क्रैशिंग का भी आपको मैंने समझा दिया है, यही प्रोसेस रहने वाला है, बार बार रिपीट करता रहूंगा, बार बार डायग्राम बनेगा, डायग्राम हर बार बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि सर आपने एक बार बना दिया चलता रहा, से डायग्राम तो एक ही रहने वाला है, लेकिन जब डायग्राम बनेगा तो ई और एल की वैल्यू तो निकलेगी ना, हर बार ई और एल की वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल टाइम निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है, फिर क्रैशिंग का स्टार्ट करना है, हर बार बनाओगे। एक क्वेश्चन ऐसा कर लेना आप, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेना, आपको ई और एल की वैल्यू में परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना? नेटवर्क डायग्राम में परफेक्शन नहीं आएगा, इससे नेटवर्क डायग्राम तो ऊपर वाला सेम रहने वाला है, लेकिन क्रिटिकल टाइम जो है बार बार ई और एल की वैल्यू निकलेगी तो वो आपका डिफर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन नए नए टॉपिक के साथ। ये वाला टॉपिक होता है आपका खत्म, इसको छोड़ के नहीं जाना है, एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये फाइनल वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटर वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए है। तो मैंने बता दिया किस रेंज का क्वेश्चन आता, बट मैंने प्रॉपर 100% टॉपिक को करवाया है, तो आपको इसको क्या करना है, क्योंकि 2 लेक्चर लिए तो डेफिनेट थोड़ा सा इसका आपको भी इसका मैं इनपुट लेना है आपको, और उसका आपका आउटपुट आपको एग्जाम में लेकर के आना है। ठीक है बच्चों, मिलता है आपको नेक्स्ट सेशन नए टॉपिक के साथ।